देखिए, आज हम कृतिका भाग 2 दसम वर्ग का जो है जॉर्ज पंचम की नाक जो दूसरा अध्याय है, दूसरी कहानी है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी हैं। कौन है लेखक? कमलेश्वर। हाँ, ये घटना, ये कहानी उस समय की है जब भारत गुलाम था और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। कहाँ आने वाली थी? हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो किन की? रानी एलिजाबेथ द्वितीय की। और रोज लंदन के अखबारों में से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। कोई मामूली शख्सियत नहीं आ रही थी, इंग्लैंड की रानी आ रही थी, इसलिए रोज उसी पर मंथन हो रहा था, रोज उसी पर विचार विमर्श हो रहा था। और तो और एलिजाबेथ का जो दर्जी था, जो उसका कपड़ा सिलता था, वो बहुत परेशान था कि कब रानी किस देश जाएगी तो कौन सा ड्रेस पहनेगी, कौन देश जाएगी तो कहाँ कौन पहनेगी। यही सोच सोच के कि नेपाल में क्या पहनेगी, पाकिस्तान में क्या पहनेगी। कौन परेशान था? दर्जी। उसका दर्जी। कौन परेशान था? उसका दर्जी। और उसका सेक्रेटरी वगैरह जो था, उस सब रानी एलिजाबेथ के आने के पहले उसका सेक्रेटरी जासूस भेज करके सब कुछ पता लगा रहा था कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा नहीं कि रानी एलिजाबेथ वहां पहुंचे और उसके सामने किसी तरह का अभद्र काम हो जाए। तो ये कोई मामूली बात नहीं था, क्योंकि जमाना नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। पहले राजे महाराजे सब फौज के साथ निकलता था भ्रमण के लिए, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा। नया जमाना आया है, नए लोग हैं, तो इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। एलिजाबेथ के साथ कौन कौन फोटोग्राफर जाएगा, कहाँ कहाँ कौन सा फोटो लेगा। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो इंग्लैंड में छपता था अखबार में, उसी का कटिंग करके फिर इंडिया वाला अखबार में छपता था कि रानी आएगी तो कहाँ जाएगी, क्या क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, यही सब चीज का चर्चा। तो कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था। रानी ने यहाँ आने के लिए क्या बनवाया था? हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। हिंदुस्तान से कहाँ मंगाया गया था? इंग्लैंड मंगाया गया था। कौन सा कपड़ा? रेशमी कपड़ा, हल्के नीले रंग का, है ना। 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। सूट बनाने में उस जमाने में 400 पाउंड, मतलब आज के जमाने में 4 लाख रुपया पकड़िए, उससे भी ज्यादा। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छापी। जन्मपत्री समझते हैं? जब कोई जन्म लेता है तो पंडित या मुल्ला उसके पूरे जिंदगी भर क्या क्या करेगा उसमें लिख देते हैं, जन्म कुंडली उसको कहते हैं। हम लोग के यहाँ चलता है, तुम लोग के यहाँ पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। एलिजाबेथ के पति थे प्रिंस फिलिप, उसका भी कारनामा छपा। और तो और उसके नौकरों को, प्रिंस के नौकरों का भी छपा। कौन कौन नौकर रहेगा, क्या क्या काम करेगा। बावर्ची कहते खाना बनाने वाले को, और खानसामों, अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड को पूरी की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। लेखक यहाँ कटाक्ष करना चाहते हैं कमलेश्वर जी कि जो कुर्सी पर बैठा होता है उसके यहाँ का कुत्ता भी होता है, वो इतना अहमियत रखता है जितना कोई आम आदमी नहीं रखता है। ये एक तरह से व्यंग कमलेश्वर जी ने किया है सत्ता के ऊपर। किसके ऊपर? सत्ता। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। देखिए कितना बड़ा व्यंग है। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ आ रही थी? हिंदुस्तान। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी।
इन खबरों से हिंदुस्तान में क्या हो रही थी? सनसनी फैल रही थी। यहाँ की राजनीतिक क्षेत्र में सरगर्मी आ गई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था? जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालन के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। इतना कीमती खर्चा है रानी का, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने हैं। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, अचानक मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर। शायर निकल गया, वह आए, बोलिए, वह आए हमारे घर। हमारे घर खुदा की रहमत, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। 5,000 का सूट पहन के आई है। 5,000 में उस समय घर बन जाता था आम आदमी इंसान का। और देखते देखते नई दिल्ली की कायाकल्प होने लगा। नई दिल्ली का क्या होने लगा? कायाकल्प। मैंने जहाँ सड़कें खराब थी उसको बराबर किया गया, बढ़िया किया गया, और पेड़ उड़ लगाया गया, दरी उरी बिछाया गया। सुंदर दृश्य वहां उपस्थित होना चाहिए जहाँ रानी आएगी एलिजाबेथ। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। सड़कें क्या हो गई? जवान हो गई। मैंने चमक आ गई, सब नया रंग रोगन हो गया, नई बन गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों मैंने सुंदरियों की तरह श्रृंगार किया। कौन? इमारत। इमारत मतलब बिल्डिंग। सब पेंट उंट किया गया, सब बढ़िया बना दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। एक्चुअली क्या हुआ था कि जॉर्ज पंचम पहले राजा थे और जो रानी एलिजाबेथ आ रही है उन्हीं के वंशज थे, पूर्वज थे। तो वो उनका जो एक स्टैचू बना हुआ था जॉर्ज पंचम का, क्या हुआ था? स्टैचू मतलब तो समझते होंगे आप लोग, पत्थर, संगमरमर पत्थर का। तो उसमें क्या था कि जॉर्ज पंचम के स्टैचू में उनका नाक गायब था। नाक गायब था। तो यहाँ पर समस्या आ रही थी कि रानी एलिजाबेथ आएगी और अपने पूर्वज का नाक गायब देखेगी तो सब पर भड़क जाएगी, सब पर गुस्सा हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। सब ठीक ठाक था, सब व्यवस्था सही था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक क्या थी? बहुत मुश्किल काम था नाक किसी का लगाना। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक नहीं थी। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति, एक पंक्ति अभी हमने पढ़ा लास्ट में, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। नाक का मतलब प्रतिष्ठा से भी होता है। मुहावरों में कई जगह कहा गया है कि तुमने मेरा नाक कटा दिया। तो नाक को तलवार से नहीं काटा जाता है, चाकू से। कोई ऊंच नीच काम कर देता है आदमी तो उससे उसकी नाक कट जाती है, उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। यहाँ लेखक कमलेश्वर जी इसी बात को दर्शाना चाहते हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था लेकिन अंग्रेजों की प्रतिष्ठा नहीं थी। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा नहीं। पूरा देश गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए तैयार था। पूरा देश आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और ऐसी परिस्थिति में सभी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं थी। लेखक ये व्यंग करना चाहते हैं। तो इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। देखिए नाक की क्या कहानी है, हम पर ध्यान दीजिए, उधर नहीं। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त इस नाक के लिए बहुत हंगामा हुआ था, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। किस कारण से?
इसकी नाक में नाक के कारण है। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अर्थात इसकी प्रतिष्ठा जो गुलामी हम लोग झेल रहे हैं, वो गुलामी अगर हम रखते हैं तो उसका नाक बच जाता है, अगर उसको गुलामी को हम हटाना चाहते हैं तो उसकी नाक कट जाती है। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। यहाँ लेखक ये बताना चाह रहे हैं छुपे रुस्तम से कि समाज जो होता है हमारा, उसमें सब लोग मुखर नहीं होते हैं। कुछ लोग जरूर बोलते हैं पक्ष में और कुछ लोग बोलते हैं विपक्ष में। माने 20% पक्ष में और 20% विपक्ष में, और 80% लोग 60% लोग चुप लगा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है, खामोश। लेखक उसी खामोशी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर 80% लोग अगर बोलना शुरू कर देते तो आजादी उसी समय मिल जाती है। लेकिन 20% पक्ष में बोल रहा है, 20% क्या चीज का पक्ष विपक्ष। नाक रहने दिया जाए 20% हाँ कहता है, नाक नहीं रहने दिया जाए 20% ना कहता है, और 60% जो है सब चुप लगा देता है। हमारा समाज चुप लगा देने से पीछे चला जाता है। जो इंसाफ बात है वो जरूर बोलना चाहिए। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब जो 60% लोग चुप लगा देते हैं तो पक्ष वाला सोच रहा है कि मेरे तरफ है, और विपक्ष वाला सोच रहा है कि ये 60% मेरे तरफ है। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। बॉडीगार्ड हथियार लेकर के पहरा देता था। क्या मजाल की कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए। किसकी नाक तक? जॉर्ज पंचम की नाक। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। कह रहा है, कभी लेखक कह रहे हैं, सॉरी लेखक ये बात कह रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की जो प्रतिष्ठा थी उतनी प्रतिष्ठा हिंदुस्तान में हर शहर में थी, हर जगह पर थी। आम आदमी की उतनी प्रतिष्ठा थी। वही कह रहे हैं कि जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उठाकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अचानक घटना हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। अजायब मतलब क्या बोले? अजायब मतलब अजायब घर, अजायब घर होता है जादू वाला घर, या बहुत किस्म के पशु पक्षी रहते हैं, चिड़िया खाना रहता है, बहुत उसी को अजायब घर कहते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही। गश्त का अंग्रेजी को जानते हो? पेट्रोलिंग। गश्त का अंग्रेजी क्या होता है? पेट्रोलिंग। हाँ, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। पहरा होते रहा, पहरा के बीच में ही। यहाँ लेकर ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों के पास सब कुछ था, उसके बाद भी अब उन लोगों की प्रतिष्ठा हिंदुस्तान में नहीं थी। रानी आए और नाक ना हो, एलिजाबेथ आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। अचानक चारों तरफ से सरकारी महकमा में जितने लोग बड़े थे, बड़े गवर्नर वगैरह, वो सब परेशान हो गए। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। मतलब देश के जो बड़े बड़े ओहदेदार लोग थे, कुर्सी पर बैठे हुए, उन लोगों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। सब लोग बोल रहे थे कि अगर नाक हम नहीं लगा पाते हैं और एलिजाबेथ आ गई तो हम लोग कभी इज्जत बचने वाला नहीं है। इसी तरह से उच्च स्तर पर मशवरे हुए। क्या हुए? राय लिया गया, सबको अपना अपना राय दिया। दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो।
मूर्ति बनाने वाले को बुलाया गया दिल्ली। कहाँ बुलाया गया? दिल्ली। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे में लाचार था। पैसे से क्या था? लाचार। यहाँ इस लाइन में लेखक कमलेश्वर जी ये कहना चाहते हैं कि जो कलाकार होते हैं वो अक्सर गरीब होते हैं। कला की कोई अहमियत हमारे समाज में, नहीं। कला का कोई महत्व नहीं देता है हमारे समाज में, यही कहना चाह रहे हैं। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। पैसे से क्या था? लाचार। लाचार था। कहाँ जगह? छोड़ो। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। किसने? लेखक ने। नहीं, मूर्तिकार ने। जैसे ही आया दिल्ली तो जो मूर्ति बनवाने वाले लोग थे उनका चेहरा देखा। कौन देखा? मूर्तिकार ने। अजीब परेशानी भी उन चेहरों पर, अजीब परेशानी थी उस चेहरे पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार सोच ही रहा था, तभी एक आवाज आया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। ये जो स्टैच्यू बना है तो कब बना है और कहाँ बना है, ये हमको बताइए, तभी हम नाक लगा पाएंगे, बना पाएंगे। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ये स्टैच्यू के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया? कौन बोला? मूर्तिकार ने। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। मतलब सब कागज पत्र ढूंढ के निकाला, लेकिन स्टैच्यू कहाँ से आया था इसका कोई भी अता पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। मतलब वो जो मूर्ति कहाँ से आया है, ये वो फाइल में गायब है, या फाइल है तो खाली फाइल है, उसमें और कोई कागज नहीं है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। सारा जिम्मा आप पर है। दारोमदार मतलब जिम्मा, जवाबदेही। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। देखिए, यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक छोटी सी नाक के लिए पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का ठिका, घूमने का, और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कौन? मूर्तिकार। कहाँ? हिंदुस्तान के पहाड़ों और पत्थरों पत्थर का खान जहाँ मिलता था। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, मतलब उदासी छाई हुई थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। बोला, ये इस देश का पत्थर नहीं है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें तो हम अपना चुके हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा व्यंग है कि विदेशी चीज सब हम अपनाते हैं। पैंट शर्ट अंग्रेज का चीज है, लेकिन हम पहनते हैं। मतलब गुलाम तो हम है ही हैं। वही कहा है, हम सब अपना चुके हैं। दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है
तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। बाल डांस मैंने बच्चा लोग जो नाचता है सो। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। किसकी आंखों में? मूर्ति क्या आ गई? चमक चमक आ गई। उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, कब कहा? ये सब दरवाजे दरवाजे बंद बंद कर कर दिए दिए गए। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। देश में हिंदुस्तान के नेताओं की भी मूर्तियां हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मतलब दूसरे नेता का नाक जो काट करके चुरा करके लाके इस पर फिट कर दिया जाए। इसीलिए कमरा दरवाजा खिड़की बंद कर दिए गए। चोरी की बात हो रही थी। यस सर। अब यहाँ क्या है? चोरी की नाक चुराने की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रतिष्ठा चुराने की बात हो रही है कि हमारे देश के जो नेता थे उसकी प्रतिष्ठा हमारे देश में थी। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन अपने देश के नेताओं की प्रतिष्ठा हमारे देश में थी। तो वही उसकी प्रतिष्ठा को लाके इस पर ठोक दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा नाक चुराने के लिए। फिर देश दौरे पर निकले। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। नाक कितना लंबा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, इसका नाप मूर्तिकार के पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी हमारे देश के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, बोलिए तो। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, शिवाजी, कौवस जी, जहांगीर, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। किसने? मूर्तिकार ने। नापी और गुजरात की ओर भागा। नाप लिया, लेकिन किसी का नाक नहीं नापी के हिसाब से फिट नहीं बैठा। तो वो कहाँ चला गया? गुजरात। अभी कहाँ से गया? गुजरात। इधर दिल्ली दिल्ली से बंबई गया और बंबई से फिर गुजरात गया। कहाँ से गया? बंबई से। बम्बई से गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला गया। बंगाल से कहाँ चला गया? बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में लाला लाजपत राय की मूर्ति को देखा। भगत सिंह के लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कौन बोल रहा है? मूर्तिकार ने। अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर लेखक बहुत बड़ी बात इसी लाइन में कह रहे हैं कि हम जितना भी जॉर्ज पंचम की जितनी प्रतिष्ठा है, सब लाटों के नाक की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम के नाक से ज्यादा है। यानी हिंदुस्तान का एक आम आदमी भी है तो उसकी प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से ज्यादा है। इसीलिए जॉर्ज पंचम की नाक के नाप के बराबर कोई भी नाक मूर्तिकार को नहीं मिला। देखिए कहता है सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सब बड़ी निकली। किससे? जॉर्ज पंचम की नाक से। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है।
कौन बोला ये बात? मूर्तिकार क्या बोला? कि सन 1942 में बिहार में शहीद वाले बच्चों के बिहार में कुछ बच्चे शहीद हुए थे। तो मूर्तिकार और लेखक का भी ये मानना है कि शायद बच्चे की नाक छोटी होती है तो उससे मेल खा जाए, लेकिन देखो क्या होता है, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। किससे? जॉर्ज पंचम की नाक से। किसकी नाक बड़ी हो रही है? बच्चे की नाक। अर्थात हिंदुस्तान का एक बच्चा का प्रतिष्ठा जितना है उतना प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में नहीं है। इंग्लैंड में होगा, दुनिया में होगा, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। लेखक ये बताना चाह रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? कौन पूछ रहा? मूर्तिकार राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, बड़े बढ़िया से धोया गया था। बढ़िया से किसको? जॉर्ज पंचम की नाक को। नाक को नहीं, स्टैचू को, पूरा स्टैचू को धोया गया था, नहलाया गया था। मतलब खाली नाके नहलाएगा कि पूरा शरीर नहलाएगा? देखिए फिर से ध्यान से सुनते नहीं। जॉर्ज पंचम की लाट को, लाट माने स्टैचू, मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था यानी रंग किया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या होगा? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात होगी। अगर हम लोग नाक नहीं लगा पाएंगे तो हम लोगों की नाक कट जाएगी, क्योंकि 10 आदमी के सामने रानी एलिजाबेथ हम लोगों को कुछ न कुछ बोल देगी, उल्टा सीधा कुछ न कुछ, उससे हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कौन बोल रहा है? मूर्तिकार। कि कोई 40 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में है, किसी भी एक व्यक्ति का नाक काट करके उसमें लगा दिया। लेखक ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेज हुक्मरान जो थे वो अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में, माने किसी आदमी का जान भी चला जाए उसकी उसको परवाह नहीं रहती थी। केवल अपने बड़प्पन के लिए, अपनी बड़ाई के लिए किसी का जान ले लेता था, उसको जरूरत। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। इस बात के साथ सबको चुप हो गया। जब जिंदा आदमी का नाक काटने की बात आया तो सबको, कमेटी का आदमी सब क्या हो गया? चुप हो गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए ताकि हम पर कोई मुकदमा ना चला है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। जाओ, तुमको जिसका बुझा उसका नाक काट करके लाके बैठा दो। देखिए ये व्यंग है, ये लेख जो है अंग्रेजों के प्रति व्यंग है। मतलब उन लोगों को कोई नाक काटेगा आदमी बचेगा नहीं जी, तो उसको एक छोटी सी बड़ाई के लिए, एक छोटा सा 5 मिनट का तो काम था, उसके लिए एक आदमी के जान का कीमत उन लोग पास कुछ भी नहीं था। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। कैसे हल हुआ सो नहीं छपा। और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। तालाब सुखाकर तो क्या किया गया? साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई। रवाब माने कादो कीचड़, गर्दा, और ताजा पानी डाला गया। फिर उसमें तालाब में सुखा करके फिर उसको सफा करके फिर से बढ़िया से तालाब में पानी भर दिया गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि तालाब में साफ पानी क्यों डाला गया? ताकि उसकी नमी के कारण जो जिंदा नाक लगेगा 2 दिन में सूख नहीं जाए। समझे? इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था।
मूर्तिकार बोलने को तो बोल दिया कि हम किसी के आदमी का नाक काट के लगा देंगे, लेकिन अब खुद वो परेशानी में फंस गया कि नाक किसका काटे, कौन देगा नाक काटने, कोई देगा नहीं। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, जो भी मदद मांगा उसको दिया गया। लेकिन इस हिदायत के साथ कि यह एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। एक टाइम फिक्स किया कि इस समय में नाक जरूर लगनी चाहिए। और वह दिन आ गया। वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। नाक क्या हो गया? लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। अखबारों में खबर छप गई कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है। यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, कभी भी पत्थर की नाक नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। मतलब कोई खुशहाली का माहौल नहीं था, उद्घाटन भी नहीं हुआ था, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी भी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। किसके लिए? बुद्ध के लिए। बुद्ध माने वही स्टैचू के लिए। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। अब आप प्रश्न उत्तर लिखिए या इसका सार। कहानी कमलेश्वर जी जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से समाज को अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म सितम की कहानी बयां करते हैं, और ये दर्शाना चाहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब हमारे देश का एक बच्चा का भी प्रतिष्ठा जो है जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से बड़ी थी। इसी बात को लेकर के ये कहानी है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर लाइएगा लिख करके, है ना। 2 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिख के लाइएगा। अरे